सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टारगेट सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म पे। सो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे सेट नंबर 30। ठीक है, इससे पहले जितने भी सेट बनाए हैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी। आप वहां से जाकर कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं। पेट एग्जामिनेशन 2021 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है आपके जीके एवं जीएस के क्वेश्चन। सो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। आइए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी सौराष्ट्र, जिसे हम वर्तमान में गुजरात के नाम से जानते हैं। ये कठियावाड़ क्षेत्र में मादन नदी के नज़दीक है। इसकी खुदाई 1953 ईस्वी में, ठीक है, रघुनाथ राव द्वारा हुई। यहाँ पर पूर्वकालीन हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिले हैं। यहाँ धान की भूसी के ढेर मिले हैं। यहाँ प्रवर्ती हड़प्पा संस्कृति के भी साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, नोटबुक ले लीजिए जिस पे आप एक क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी 1929 ईस्वी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 16 जुलाई 1929 को ICAR की स्थापना हुई थी। उस समय उनका नाम इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना हुई। ठीक है, जून 1947 को इसका नाम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पड़ा। ठीक है, यहाँ तक। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान में खैरा की बीमारी का कारण क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धान में खैरा की बीमारी का कारण क्या है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है यानी जस्ते की कमी। जस्ते की कमी से धान में खैरा रोग हो जाता है, जिसमें पत्तियां क्या है, सूखी पड़ जाती हैं। समझ रहे हैं, यानी पीली हो जाती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो एक पाली ग्रंथ है जिसमें हिंद यवन शासक मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य वार्तालाप का वर्णन किया गया है। इसमें व्यापारिक मार्गों का उल्लेख नहीं है। जातक ग्रंथ और संगम साहित्य में व्यापारिक मार्गों का विशद उल्लेख प्राप्त होता है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक अधिसंरचना में शामिल नहीं किया जाता। देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही सामाजिक अधिसंरचना के बारे में। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी तार संचार। सामाजिक अधिसंरचना में शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आदि आता है तथा दूर संचार, सड़क, रेलवे, ऊर्जा ये चीज़ें नहीं आती। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की अन्य देशों से भौगोलिक सीमाएं नहीं जुड़ी हैं। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी हरियाणा। बिहार राज्य की सीमा नेपाल को छूती है, पंजाब की पाकिस्तान से, राजस्थान की पाकिस्तान से तथा हरियाणा राज्य की सीमा किसी भी देश को नहीं छूती। तो ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। देखिए, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी भू राजस्व। अगर हम बात करें तो 14वीं शताब्दी में उत्पन्न विजयनगर साम्राज्य को मध्ययुग और आधुनिक औपनिवेशिक काल के बीच का संक्रमण काल कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य का नाम तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित इसकी राजधानी के नाम पर पड़ा। विजयनगर साम्राज्य में 4 वंशों का नाम है जो आपके हैं संगम वंश, सालुव वंश, तुलुव वंश, अराविडो वंश। विजयनगर साम्राज्य की आय के प्रमुख स्रोत थे लगान, संपत्ति कर, व्यवसायिक कर, उद्योग पर कर, सिंचाई कर, चरागाह कर, उद्यान कर एवं अनेक प्रकार के अर्थदंड दिए जाते थे। कर का मतलब यहाँ से टैक्स से है। ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंदी बाग प्राचीन स्थल था।
सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी पाटलिपुत्र। बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थल मगध के समीप स्थित पाटलिपुत्र के लिए किया जाता है। यहाँ पर हुए उत्खनन में कुम्भहार एवं बुलंदी बाग से पाटलिपुत्र से संबंधित अभिलेखीय साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, यहाँ तक डाउट क्लियर। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक मूल का है? ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही है, जैविक मूल के बारे में पूछा जा रहा है। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। सो नेक्स्ट राइट ऑप्शन है ऑप्शन है यानी मूंगा। मूंगे छोटे छोटे जलीय जीव होते हैं तथा इनमें सुचारू रूप से जैविकीय पोषण की प्रक्रिया संचालित होती है। पारिस्थितिकी की दृष्टि से ये अत्यधिक संवेदनशील होते हैं तथा वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग का इन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया में मूंगे की विश्व की सबसे बड़ी ग्रेट बैरियर रीफ है। वह हिंद महासागर में रीफ अन्य मूंगा क्षेत्रों पर भी दूषित पर्यावरण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिससे कि वे मृत होती जाती हैं। जैव विविधता की दृष्टि से ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ग्रेट बैरियर रीफ यानी टेम्परेचर बढ़ने से उस पर नुकसान हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अखिल भारतीय किसान सभा सबसे पहले कहाँ आयोजित हुई थी? अब देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी लखनऊ में। अगर हम बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति के बाद 11 अप्रैल 1936, ध्यान दीजिएगा, डेट याद रखिएगा, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई। प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की। आंध्र प्रदेश किसान आंदोलन के अगले नेता एन.जी. रंगा को किसान सभा का महासचिव नियुक्त किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब गठित किया गया? सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी 1917 में। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति 1917 में की। M.E. सैंडलर इस आयोग के अध्यक्ष थे। इस आयोग के 2 सदस्य भारतीय थे, डॉक्टर सर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। इस आयोग को कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया। तो 2 भारतीय थे, डॉक्टर सर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। ये नाम याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया? देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है यानी बर्नियर को। ठीक है, फ्रांसवा बर्नियन नामक यानी ये फ्रांसीसी यात्री पेशे से चिकित्सक था। ये शाहजहां के दरबार से संबंधित था, जो मुगल सेना में एक चिकित्सक रूप में कार्यरत था। ये दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच होने वाले उत्तराधिकार की लड़ाई का साक्षी था। सामूगढ़ की लड़ाई के बाद ये क्रमशः आमेर के मिर्जा जयसिंह, गोवा में पुर्तगालियों तथा गोलाकुंडा के सुल्तान अबुल हसन कुतुब शाह की सेवा में रहा। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी छोटा नागपुर के पठार से। अगर हम बात करें तो तिब्बत से निकलने वाली प्रमुख नदियां सतलज, सिंध, ब्रह्मपुत्र है, जिसमें सतलज तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप स्थित राक्षस ताल से निकलती है। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है। मगध प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी राजगृह। समझ रहे हैं, महाजनपद काल में मगध सबसे शक्तिशाली था। मगध की स्थापना हर्यक वंश के बिंबिसार ने किया था और राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। यहाँ तक डाउट क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो बड़ा द्वीप जहाँ एस्किमो रहते हैं। ठीक है, एस्किमो एक जनजाति का नाम है, तो ये बताना है ये कहाँ पे रहते हैं। ठीक, सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी ग्रीनलैंड। समझ रहे हैं, ग्रीनलैंड इज ए राइट ऑप्शन। ग्रीनलैंड के निवासी एस्किमो
ये क्या है कि बर्फ़ का घर बनाकर उसमें रहते हैं। इनके घरों को इग्लू कहा जाता है, ठीक है। बर्फ़ के घरों में ये रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील कौन सी है? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी लेक सुपेरियर। लेक सुपेरियर विश्व की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है जो कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इसका क्षेत्रफल है 82,214, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के न्यूनतम और अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं? सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी गौतम बुद्ध नगर और श्रावस्ती इज ए राइट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे न्यूनतम और अधिकतम की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र भारत में कहाँ स्थित है? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी अरुणाचल प्रदेश। नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इस खान से एंथ्रेसाइट कोटि का कोयला पाया जाता है जो एक उच्च कोटि का कोयला होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति पद पर कौन होता है? सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 70 में कहा गया है कि यदि कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए जब भारत का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को संपन्न करने में असमर्थ हो तो भारतीय संसद को उनके कार्यों के संपादन की व्यवस्था करनी होगी। अनुच्छेद 70 के अंतर्गत संसद ने प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन बिल 1969 पारित किया है, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सदन की अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का अध्यक्ष नहीं होता? सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी राज्यसभा के बारे में बात हो रही है। संविधान के अनुच्छेद 63 यानी 63 में उपबंधित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। सो फ्रेंड ये रही वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।